नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज आप जानेंगे डिज्नी चैनल के ओनर वॉल्ट डिज्नी के बारे में, जिन्होंने आपका अपने कार्टूनों की सहायता से सालों साल मनोरंजन किया। कैसे वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नी चैनल को बनाया, कैसे एक मामूली नौकरी करने वाला शख्स इतने बड़े चैनल का मालिक बना, कैसे उन्होंने डिज्नी पार्क जगह जगह खोले और कैसे वॉल्ट डिज्नी की मृत्यु हुई, जानेंगे आप इस वीडियो में। वॉल्ट डिज्नी, वॉल्टर एलियंस डिज्नी 1901 से 1966 एक अमेरिकी उद्यमी, एनिमेटर, लेखक, आवाज अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। अमेरिकी एनिमेशन उद्योग के एक अग्रणी, उन्होंने कार्टून के उत्पाद में कई विकास पेश किए। एक फिल्म निर्माता के रूप में डिज्नी ने एक व्यक्ति द्वारा अर्जित किए गए अधिकांश अकादमी पुरस्कारों के लिए रिकॉर्ड रखा। 59 नामांकन से 22 ऑस्कर जीते। उन्हें अन्य सम्मानों के साथ 2 गोल्डन ग्लोब स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड और एक एमी अवार्ड प्रदान किया गया। उनकी कई फिल्में कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में शामिल हैं। 1901 में शिकागो में जन्मे डिज्नी के ड्राइंग में एक प्रारंभिक रुचि विकसित की। उन्होंने एक लड़के के रूप में कला कक्षाएं ली और 18 साल की उम्र में एक वाणिज्यिक चित्रकार के रूप में नौकरी प्राप्त की। 1920 के दशक की शुरुआत में वो कैलिफोर्निया चले गए और अपने भाई रॉय के साथ डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो की स्थापना की। यूबी वर्क्स के साथ वॉल्ट ने 1928 में चरित्र मिकी माउस विकसित किया, जो उनकी पहली बेहद लोकप्रिय सफलता थी। उन्होंने शुरुआती वर्षों में अपनी रचना के लिए आवाज भी दी थी। जैसे जैसे स्टूडियो बढ़ता गया, डिज्नी और अधिक साहसी होती गई, जिसमें सिंक्रोनाइज्ड साउंड, फुल कलर, 3 स्ट्रिप, टेक्निकलर, फीचर लेंथ कार्टून और कैमरों में तकनीकी विकास की शुरुआत हुई। स्नो वाइट और स्वेन ड्वार्फ्स 1937, पिनोचियो फंटासिया दोनों 1940, डम्बो 1981 और बाबी 1942 जैसी विशेषताओं में देखे गए। परिणामों ने एनिमेटेड फिल्म के विकास को आगे बढ़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई एनिमेटेड और लाइव एक्शन फिल्में, जिनमें गंभीर रूप से सफल सिंड्रेला 1950 और मैरी पॉपिन्स 1964 शामिल थी, जिनमें से बाद में 5 अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए। 1950 के दशक में डिज्नी ने मनोरंजन पार्क उद्योग में विस्तार किया और जुलाई 1925 में उन्होंने कैलिफोर्निया के अनाहम में डिज्नीलैंड खोला। इस परियोजना का फंड करने के लिए उन्होंने टेलीविजन कार्यक्रमों में विविधता की, जैसे कि वॉल्ट डिज्नी के डिज्नीलैंड और द मिकी माउस क्लब। वो 1959 के मास्को मेले, 1960 के शीतकालीन ओलंपिक और 1964 के न्यूयॉर्क विश्व मेले की योजना बनाने में भी शामिल थे। 1965 में उन्होंने एक अन्य थीम पार्क डिज्नी वर्ल्ड का विकास शुरू किया, जिसका दिल एक नए प्रकार का शहर होना था। प्रारंभिक जीवन वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 को शिकागो में हुआ था। उनके माता पिता जर्मन, अंग्रेजी और आयरिश मूल के थे। एक बच्चे के रूप में डिज्नी परिवार मिसौरी के कैंसस सिटी में मार्क लाइन और शिकागो वापस चला गया। युवा वॉल्ट डिज्नी ने कला में रुचि विकसित की और कैंसस सिटी इंस्टीट्यूट और बाद में शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट में सबक लिया। वो स्कूल पत्रिका के लिए कार्टूनिस्ट बन गए। जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो वॉल्ट ने स्कूल से बाहर कर दिया गया और सेना में भर्ती होने की कोशिश की। उन्हें कम उम्र के होने के कारण खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में वो रेड क्रॉस में शामिल होने में सक्षम थे और 1918 के अंत में एक एम्बुलेंस चलाने के लिए फ्रांस उन्हें भेजा गया था। 1919 में वो वापस कैंसस सिटी चले गए, जहां उन्हें नौकरी का एक सिलसिला मिला। इससे पहले कि वो अपने क्षेत्र के सबसे बड़े हिट फिल्म उद्योग में रोजगार पा सके, वो कैंसस सिटी फिल्म विज्ञापन कंपनी के लिए काम कर रहा था कि उन्हें एनिमेशन के अपेक्षाकृत नए क्षेत्र में काम करना शुरू करने का अवसर मिला।
वॉल्ट ने अपना पहला काम शुरू करने के लिए एक कार्टूनिस्ट के रूप में अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया। उनके शुरुआती कार्टूनों की सफलता ने उन्हें लाफोग्राम नामक अपना स्टूडियो स्थापित करने में सक्षम बनाया। हालांकि उनके कार्टूनों की लोकप्रियता का लाभकारी व्यवसाय चलाने की उनकी क्षमता से मेल नहीं खाता था। उच्च श्रम लागत के साथ फर्म दिवालिया हो गई। अपनी पहली असफलता के बाद उन्होंने हॉलीवुड कैलिफोर्निया जाने का फैसला किया, जो अमेरिका में बढ़ते फिल्म उद्योग का घर था। प्रतिकूलता को दूर करने की ये क्षमता डिज्नी के करियर की एक मानक विशेषता थी। मिकी माउस 1927 में डिज्नी स्टूडियो यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित द ऑसवर्ल्ड द रैबिट के सफल उत्पादन में शामिल था। हालांकि यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट के अधिकारों को नियंत्रित करने के साथ वॉल्ट इस सफलता से लाभ नहीं ले पा रहा था। उन्होंने यूनिवर्सल के एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपने काम पर वापस चले गए। मिकी माउस ये इस बिंदु पर था कि उसने चरित्र बनाया। मिकी माउस मूल रूप से मॉर्टिमर माउस यूबी आइसवर्क्स ने मिकी माउस को आकर्षित किया और वॉल्ट ने चरित्र को एक आवाज दी। साउंड ट्रैक के साथ मिकी माउस कार्टून बहुत लोकप्रिय हो गया और डिज्नी प्रोडक्शंस की बढ़ती प्रतिष्ठा और ताकत को मजबूत किया। वॉल्ट डिज्नी का कौशल अपने कार्टूनों को विश्वसनीय वास्तविक जीवन की विशेषताएं देना था। उन्हें कुशलता से चित्रित किया गया और उत्थान कहानी और नैतिक विशेषताओं के अपने अग्रमीण उपयोग के माध्यम से दर्शकों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। 1932 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ लघु विषय के लिए अपना पहला अकादमी पुरस्कार मिला। 3 रंगीन फूल और पेड़ों के लिए कार्टून उन्होंने मिकी माउस के लिए एक विशेष अकादमी पुरस्कार भी जीता। 1933 में उन्होंने अपने अब तक के सबसे सफल कार्टून पी द थ्री लिटिल पिग्स 1933 को प्रसिद्ध गीत बिग उफ वुल्फ ऑफ द रेड विद द बिग बैड वुल्फ के साथ बनाया। 1924 में वॉल्ट डिज्नी ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। वो एंड स्नो वाइट एंड द 7 ड्राफ्ट्स की पूरी लंबाई वाली एनिमेटेड पिक्चर फिल्म बनाने की इच्छा रखते थे, लेकिन फिल्मांकन की नई तकनीकों का उपयोग करते हुए उत्पादन को चमक समीक्षा के साथ मिला। फिल्म को लगभग 3 साल लग गए, लेकिन 1937 में डिज्नी के पैसे से बाहर आने के बाद लेकिन फिल्म के मजबूत आलोचनात्मक स्वागत ने इसे 1938 की सबसे सफल फिल्म बना दिया, जिसने अपनी पहली रिलीज पर लगभग $8 मिलियन कमाए। फिल्म में बहुत अधिक उत्पादन मूल्य थे, लेकिन पहली बार फिल्म पर एक परी कथा का सार भी कैप्चर किया। वॉल्ट डिज्नी ने बाद में लिखा कि उन्होंने कभी भी आलोचकों के लिए फिल्मों का निर्माण नहीं किया, लेकिन आम जनता आलोचना का जवाब देते हुए कि उनके प्रोडक्शंस कुछ हद तक रूखे थे। उन्होंने जवाब दिया कि डिज्नी हमेशा ये जानने की एक महान क्षमता रखता था कि जनता क्या देखना पसंद करती है। स्नो वाइट और 7 ड्राफ्ट्स की सफलता के बाद स्टूडियो ने कई अन्य सफल एनिमेशन का निर्माण किया, जैसे कि ओसी, पिनोचिया, पीटर पैन, बाबी और इन द विंड इन द विलेज। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश के बाद एनिमेशन का ये स्वर्ण युग फीका पड़ गया और स्टूडियो ने संघर्ष किया, क्योंकि इसमें लाभहीन प्रचार फिल्में बनी। युद्ध के बाद की असफलता। युद्ध के दौरान कार्टून एनिमेशन की बहुत कम मांग थी। 1940 के दशक के उत्तरार्ध तक डिज्नी को अपनी कुछ चमक और सफलता प्राप्त करने में मदद मिली। डिज्नी ने सिंड्रेला और पीटर पैन, जो युद्ध के दौरान आश्रय ले चुके थे, का उत्पादन समाप्त कर दिया। 1950 के दशक में वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस ने भी लोकप्रिय एक्शन फिल्मों में अपने संचालन का विस्तार शुरू कर दिया। उन्होंने कई सफल फिल्मों का निर्माण किया, जैसे कि आइसलैंड ट्रेजर आइलैंड 1950, 00020 000 लीज अंडर द सी 1954 और लाई पॉलिना 1960। एक अन्य नवाचार में स्टूडियो ने पहले विशेष रूप से बच्चों के शो द मिकी माउस क्लब में से एक बनाया। वॉल्ट डिज्नी भी आवाज देने के लिए स्टूडियो लौट आया। 1960 के दशक में डिज्नी साम्राज्य सफलतापूर्वक विस्तार करता रहा। 1964 में उन्होंने अपनी अब तक की सबसे सफल फिल्म मैरी पॉपिन्स का निर्माण किया।
डिज्नीलैंड। 1940 के अंत में वॉल्ट डिज्नी ने एक विशाल थीम पार्क के लिए योजनाओं का निर्माण शुरू किया। वॉल्ट डिज्नी ने थीम पार्क की कामना की जैसे पृथ्वी पर कभी भी कुछ नहीं बनाया गया। विशेष रूप से वो चाहते थे कि ये बच्चों के लिए एक जादुई दुनिया हो और एक ट्रेन से घिरा हो। डिज्नी को बचपन से ही गाड़ियों से बहुत लगाव था। जब वो नियमित रूप से अपने घर के पास गाड़ियों को देखता था तो ये वॉल्ट डिज्नी की विशेषताएं थी कि वो कुछ नया करने की कोशिश में जोखिम लेने को तैयार था। नियोजन और भवन में कई वर्षों के बाद डिज्नीलैंड 17 जुलाई 1955 को खोला गया। डिज्नी ने पते पर बात की। डिज्नीलैंड की सफलता ने वॉल्ट को फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में एक और पार्क पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1965 में एक और थीम पार्क की योजना बनाई गई। 15 दिसंबर 1966 को वॉल्ट डिज्नी का फेफड़ों के कैंसर से निधन हो गया। वो जीवन भर एक चेन स्मोकर रहे थे। एक इंटरनेट मिथक ने सुझाव दिया है कि वॉल्ट डिज्नी ने अपने शरीर को क्रॉनिक रूप से जमे हुए थे, लेकिन वो असत्य है। ऐसा लगता है कि अपने नियोक्ताओं द्वारा फैलाया गया अपने मालिक की कीमत पर एक आखिरी मजाक की तलाश कर रहा है। बीमारी, मृत्यु और उसके बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से डिज्नी एक भारी धूम्रपान करने वाला व्यक्ति था। उसने फिल्टर वाले सिगरेट का उपयोग नहीं किया था और एक युवा के रूप में एक पाइप धूम्रपान किया था। नवंबर 1966 की शुरुआत में उन्हें फेफड़ों के कैंसर का पता चला था। उन्हें कोबाल्ट थेरेपी के साथ इलाज किया गया। 30 नवंबर को उन्हें अस्वस्थ महसूस हुआ और उन्हें उनके घर से एम्बुलेंस द्वारा सेंट जोसेफ अस्पताल ले जाया गया, जहां 15 दिसंबर 1966 को अपने 65वें जन्मदिन के 10 दिन बाद कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 2 दिन बाद उनके अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को कैलिफोर्निया के ग्लेनडेल के फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क में विस्थापित कर दिया गया। 1967 में द जंगल बुक और द हैप्पीएस्ट मिलेनियर की रिलीज में डिज्नी फिल्मों की कुल संख्या को बढ़ा दिया गया, जिसमें डिज्नी 81 तक शामिल था। और जब 1968 में विनी द पू एंड द ब्लास्टरी डेट जारी किया गया, तब उसने डिज्नी को शॉर्ट सब्जेक्ट कार्टून श्रेणी में अकादमी पुरस्कार दिया, जिसे मरणोपरांत प्रदान किया गया। डिज्नी की मृत्यु के बाद उनके स्टूडियो ने 1980 के दशक के अंत तक लाइव एक्शन फिल्मों का उत्पादन जारी रखा, लेकिन बड़े पैमाने पर एनिमेशन को छोड़ दिया गया, जिसके बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने डिज्नी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।